जब तक कि हमें डायबिटीज मेलिटस ना हो जाए तब तक ग्लूकोज जो है यूरिन से बाहर नहीं निकलता। वो लाइन ही गलत लिखी है, इसी तरीके से ये ए, सी और डी जो है वो अलग हो जाता है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है क्विज कंपटीशन, जिसमें यदि आप टॉप करते हैं और आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आप उन 5 बच्चों में से सेलेक्ट होंगे जिन्हें फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। फ्री क्रैश कोर्स पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीसीबी के बच्चों के लिए अलग लिंक दिया हुआ है, पीसीएम के बच्चों के लिए अलग लिंक दिया हुआ है। इन लिंक्स पर जाइए, एग्जाम हो रहा है, बढ़िया सिंपल सा क्विज है, छोटा सा 10 क्वेश्चन का आंसर करिए, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं तो हम आपका नाम अनाउंस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो आज के इस इंफॉर्मेशन के बाद हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने एक्सक्रीशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन करना शुरू किया था। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है वीडियो यूट्यूब पर, इसका सेकेंड पार्ट आज हम बनाने वाले हैं। पहले हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब 25 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 25th नंबर क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। यानी कि किडनी में से जो एक्सक्रीशन होता है उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके बी सी डी ऑप्शन अगले पेज पर होंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या यहीं पर आंसर मिल रहा है या नहीं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। यही क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो में भी सॉल्व करके देखा था और उसमें हमें यह समझ में आ गया था कि भैया जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है सॉरी, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उसमें से वाटर बाहर निकलता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं। तो इम्परमिएबल टू वाटर तो नहीं है, डिसेंडिंग वाला परमिएबल टू वाटर होता है, तो ए तो नहीं होगा। अब देखते हैं बाकी का क्या बात हो रहा है। B. Distal convoluted tubule is impermeable to of reabsorbing HCO3 माइनस, यानी कि डिसेंडिंग वाले में से HCO3 माइनस बाहर नहीं निकल पाता है। ये सही लग तो रहा है, फिर भी एक बार CD जरूर पढ़ेंगे। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड, इट इज ऑलमोस्ट 70-80% विच इज रीअब्सॉर्ब्ड। तो 99% नहीं होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही परमिएबल होता है, तो इस हिसाब से हमारा बी आंसर ही सही जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू। अब ग्लूकोज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है और वो जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा देखते हैं। चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, इसको आप आराम से बनाइए, सोच के देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा आप सभी को पता है। चलिए, काफी समय दे दिया, अब देखते हैं आ गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकता है डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2-3 प्रकार होता है, उसमें से डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस वाटर का होता है तो ये नहीं है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब मैंने आपको कुछ बताया होगा कि सोडियम का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसके साथ सोडियम के साथ जाता है ग्लूकोज। सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है और ग्लूकोज का सेकेंडरी कहलाता है, क्योंकि सेकेंडरी जो है वो मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। अब कैसे है कि आपको पता होगा, यहाँ पर सेल है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इस तरफ जो है, इस तरफ ब्लड वेसल है और इधर सोडियम और ग्लूकोज है। यहाँ पर सोडियम चैनल के थ्रू अंदर एंटर करता है और अपने चैनल के साथ साथ ये ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है। लेकिन यहाँ एंटर सोडियम इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ सेल के अंदर जो सोडियम था उसको सोडियम पोटेशियम पंप, जहां पर एटीपी खर्च हो जाती है, उसके थ्रू यहाँ भेजा गया, जिससे सोडियम यहाँ कम हो गया। सोडियम कम हो गया तो ल्यूमेन से सोडियम सेल में आया। पहले क्या था, पहले सोडियम जो था वो सेल के अंदर था, सोडियम सेल के अंदर था, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके बाहर ढकेला गया। बाहर ढकेला गया तो सोडियम का हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको पूरा करने के लिए यहाँ पर चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आता है और इसी चैनल से ग्लूकोज भी अंदर आता है और ग्लूकोज अपने सेपरेट चैनल से बाहर निकल जाता है। तो सोडियम का डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज उसके साथ फंस जाता है और उसका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो क्योंकि इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी है, मेनली हम लोग किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हमारे सोडियम का, इसीलिए ग्लूकोज जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है और इसलिए इसका आंसर जो है वो
एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर होना चाहिए। देखिए एकदम मस्त है। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। 100% किसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है? यूरिया का 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसी को तो बाहर निकालना है। सॉल्ट का कभी नहीं होता, ब्लड में होता है। यूरिक एसिड भी बच ही जाता है हमेशा। ग्लूकोज 100% होता है। कभी भी यूरिन में ग्लूकोज नहीं निकलना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, जब तक कि हमें ग्लाइकोमा ना हो जाए, जब तक कि हमें डायबिटीज मेलिटस ना हो जाए, तब तक ग्लूकोज जो है यूरिन से बाहर नहीं निकलता। 28वां नंबर, ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, देखते हैं। अब ब्रश बॉर्डर यानी कि इस तरीके के सेल, ठीक है। और इस तरीके के सेल कहां पर बनाए थे हमने? हमने बनाए थे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। चलिए 29 नंबर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन। रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। पीसीटी में जब भी एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जर्व करना है, जब भी कुछ एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्व करना है, तब वो लूप ऑफ हेनले डीसीटी से होगा। अदरवाइज पीसीटी ही लगभग मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती है। इस हिसाब से हमारा आंसर सी पीसीटी बनेगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर कहीं से याद हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो कब बनेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनेगा बताइएगा, आराम से सोचिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है और आप लोग परेशान मत होइए, आराम से सोच के बनाइए, आराम से सोच के बनाइए। चलिए, बहुत से बच्चों को लगेगा बी आंसर होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यही गलत होगा। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच कम हो जाता है तो इसके कारण डाइल्यूट यूरिन बनेगा। एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन ही कम हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एंटी डाइल्यूटिक हार्मोन कम हो जाने से यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहले तो बी अलग अलग कर दो। अब ए सी डी देखते हैं। डी में क्या लिखा? सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन बाय जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स। इरिथ्रोपोएटिन का काम आरबीसी को लेकर होता है, और आरबीसी जो है वो प्लाज्मा का पार्ट नहीं है, इसीलिए डी नहीं होगा। अब सी, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटेस्टिनियम इन द किडनी, यानी कि किडनी के मेडुला के तरफ हमें हाई ऑस्मोलैरिटी बनाना पड़ेगा। हाई ऑस्मोलैरिटी, चलिए हो सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के समय हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाना पड़े, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड जो है इधर आने वाले नए लिक्विड को वापस पुश कर देता है। अगर ये प्रेशर लगेगा तो लिक्विड जो है नया वाला जो भी फिल्ट्रेट आने वाला है वो पुश हो जाएगा। इस तरीके से यूरिन कंसंट्रेट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन को बनने से इस प्रेशर के थ्रू रोक रहे हैं। तो इस हिसाब से एलिमिनेट करते हुए सी आंसर होना चाहिए, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटेस्टिनियम टू द किडनी। अब बताओ इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने इस तरीके से आंसर निकाला है। जो समझ में आता है उसको या तो रखो या तो हटा दो। अब कई बार हमेशा जो नहीं समझ में आता वही आंसर बनता है, इसको मैं समझा देता हूं। यानी कि अगर हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, जो इस तरफ मेडुला की तरफ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अधिक हो जाएगा, तो यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसीलिए पानी जो है लगातार इस तरफ आने लगेगा अपने ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। ऑस्मोटिक प्रेशर से रीनल ट्यूब्यूल से पानी जो है वो निकल जाएगा और आ जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स में, और इस तरीके से यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको समझ में आया? नहीं, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए थे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वो एलिमिनेट करते बनता है नहीं बनता वो अलग बात है, नहीं बनेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग टफ क्वेश्चन बोलते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होता है इसका आंसर।
31, 31. If Henle loops were absent from mammalian nephron, which one of the following is to be accepted? पिछले वाले हमने वीडियो में भी ये ट्राई किया था कि जब इस तरीके के क्वेश्चन हो कि इसको निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा। कभी भी इसका आंसर ये नहीं बनेगा कि इंसान मर जाएगा या फिर यूरिन ही नहीं बनेगा। लीवर अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, ये आंसर नहीं है। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल आंसर बनेगा। ओवरी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसका ओवरी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसका सर्विक्स ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा कोई करता नहीं है ना, ऐसा कोई नहीं करता है। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि क्या हो सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये कोई मर जाएगा वाला आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। वो लिखा रहता है कई बार कि इंसान मर जाएगा, यूरिन नहीं बनेगा। जैसे कि देखो, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन तो बनेगा भैया। हेनले लूप के बिना अगर हमारा नेफ्रॉन होता तो हम इवोल्यूशन में ऐसे ही हुए होते तो क्या यूरिन नहीं बनता, यूरिन तो बनता। देयर विल बी हार्डली एनी चेंज, हार्डली एनी चेंज वाला कभी आंसर नहीं बन रहा। हार्डली एनी चेंज वाला कोई भी आंसर नहीं बनने वाला है, ये बात याद रखिएगा। द यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड या मोर डाइल्यूट, दोनों में से एक हो सकता है। अब लूप ऑफ हेनले को निकाल दिया। लूप ऑफ हेनले में से यहां से पानी बाहर निकलता है और यहाँ से सोडियम बाहर निकलता है, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जब यहां से बाहर निकलते हैं तभी, ओहो क्या हो गया भाई इसको, तभी यहां से पानी भी बाहर निकलता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकले इसीलिए यहां से वाटर बाहर निकलता है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकलेगा तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा, और ये वाला वाटर भी लूप ऑफ हेनले से आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो LOH के कारण होता है। तो LOH नहीं होगा तो पानी यूरिन में बहुत सारा रह जाएगा, जिसके कारण हमारा यूरिन डाइल्यूट बनेगा। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा, सोचिएगा सोचिएगा क्या आंसर होगा। बहुत मस्त सा क्वेश्चन, बहुत मस्त सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था। लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए इतना समय दे दिया कि सोच लो भैया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस का मतलब है बहुत सारा यूरिन या डाइल्यूट यूरिन बनाना, उसे हम लोग बोलते हैं डाईयूरेसिस। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। 33 33 33। चल देखते हैं डाइल्यूट यूरिन कब नहीं बनेगा, डाइल्यूट यूरिन कब नहीं बनेगा देखते हैं। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH। एक तो ADH जो है वो कम होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मोर नहीं होगा। पहली बात तो यही हटा देते हैं। बी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ये हो सकता है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण डाइल्यूट यूरिन हो सकता है, लेकिन जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है तो यूरिन डाइल्यूट हो सकता है। चलिए डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, यानी कि ये यही वाला काम है। चलिए अब देखिए, अगर बहुत ज्यादा सोडियम हमारे ब्लड में है, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये ब्लड वेसल चौड़ी हो गई और एक ग्लोमेरुलस बनाती है, ग्लोमेरुलस भी हो जाएगा चौड़ा, तो बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होगा, बहुत सारा फिल्ट्रेट एक साथ चला जाएगा, क्योंकि इधर चौड़ा ब्लड वेसल होने के कारण जल्दी 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 ब्लड आएगा, और उस जल्दी ब्लड के आने के कारण बहुत सारा फिल्ट्रेशन जमा हो जाएगा। ये बहुत सारा फिल्ट्रेशन जब आगे बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण इसका जो स्पीड होगा वो फास्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में ATF बोल दिया यार, ANF जो होता है वो रिलीज हो जाएगा तो ब्लड वेसल फैल जाएंगे। ब्लड वेसल फैल जाने के कारण बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होने के कारण बोमन्स कैप्सूल के अंदर में मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन ज्यादा है। अब एक बात सोच के देखो कि ये सब लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे से धक्का पड़ रहा है। अब पीछे से धक्का जोर से पड़ेगा तो तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल फैल गई। क्यों? क्योंकि एट्रिन्यूरेटिक
एंटीन्यूरेट्रिक फैक्टर जो है वो रिलीज हो गया। अब ये जो फैक्टर है ये क्या करेगा, इसको हमको कम करना है। कम करने के लिए क्या करते हैं, कम करने के लिए हम लोग रेनिन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। रेनिन रिलीज करवाता है। अब सी और डी में लिखा क्या है, सी में लिखा है कि एएनएफ रिलीज होने पर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो कि गलत लिखा है। एएनएफ रिलीज होने पर वैसो डायलेशन होता है, इसलिए गलत हो गया। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, अगर डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन होगा तो उससे वैसो डायलेशन होगा। क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में वैसो डायलेशन होगा। हमको वैसो कंस्ट्रिक्शन करना है, इस हिसाब से बी आंसर सही बनेगा। ए सी डी को इस तरीके से हम लोग, क्योंकि स्टेटमेंट्स गलत लिखे, वो लाइन ही गलत लिखी है, इसी तरीके से ये ए सी और डी जो है वो अलग हो जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, 34 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। चलिए, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, हो सकता है। एडीएच रिलीज होगा, हो सकता है। रेनिन रिलीज होगा, हो सकता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, एएनएफ जो है वो हाई बीपी में रिलीज होता है, हाई बीपी में रिलीज होता है, क्योंकि ब्लड तेजी से आ रहा है तो आर्टरी को फैलाना है, डायलेशन, वैसो डायलेशन कराना है, ताकि ब्लड जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो उसके कारण आर्टरी फट ना जाए। इसलिए केवल ये ए जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में, वो हाई ब्लड प्रेशर में रिलीज होता है, ना कि लो ब्लड प्रेशर में। Which of the following cause an increase in sodium reabsorption of distal convoluted tubule? जब शरीर के अंदर सोडियम की कमी होती है तो एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। जब शरीर में वाटर की कमी होती है तब एडीएच निकलता है। तो एडीएच का सोडियम से लेना देना नहीं है, एडीएच का सोडियम से लेना देना नहीं है। अगर एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तो सोडियम का अब्जॉर्प्शन होगा, तो डिक्रीज गलत हो गया, इंक्रीज सही होगा। जितना ज्यादा एल्डोस्टेरॉन उतना ज्यादा सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन में एल्डोस्टेरॉन कहां से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। 36 नंबर क्वेश्चन, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट्स, अगर अगर जीएफआर कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए बताइए जीएफआर कम होने के कारण क्या होगा, जीएफआर कम होने के कारण क्या होगा बताइएगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। जीएफआर कम होने के कारण जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स टू रिलीज रेनिन, ये होता तो है। एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, नहीं ये नहीं है, ये तो सोडियम के लिए। एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रिनलिन, एड्रिनलिन उल्टा काम करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन, ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है, ना कि जीएफआर को। तो इस तरीके से हमारा ए आंसर सही बनेगा। 36 का हार्मोन्स का रेगुलेशन आप देख लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तब आपसे ये क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे कि बन क्या रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है जी, देखिए आराम से। चलिए समय दे रहे हैं, देखिए। Which one of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन को लेकर क्या बात सही लिखी है। When someone drinks lot of water, ADH release is suppressed, होता तो होगा। Exposure to cold temperature stimulates ADH release, an increase in glomerular filtration rate, formation of angiotensin 2, जबकि ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉस वाटर बाय एवापोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस्ड। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, एडीएच को ही पहले देख लेते हैं। एडीएच तब चाहिए जब पानी रोकना है, ठीक है। एडीएच की जरूरत तब है जब पानी रोकना है। तो जब आप ठंडे टेम्परेचर में हैं तो पानी को रोकना नहीं है, पानी तो शरीर में है। जब जब आपकी बॉडी के अंदर समर में बहुत सारा पानी निकल जाएगा तो आपको एडीएच रिलीज करना पड़ेगा, ना कि एडीएच को सप्रेस करना पड़ेगा। इस हिसाब से ए आंसर एक बार में सही हो गया। जब बहुत सारा पानी पिएंगे, शरीर में बहुत सारा पानी आ जाएगा, उसको रोकना नहीं है, उसको क्या करना है, रिलीज कर देना है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। एंजियोस्टेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय, चलिए देखिए 37 तो बन गया। 38 नंबर क्वेश्चन, एंजियोस्टेंसिन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय
कहाँ से निकलता है? एंजियोस्टेंसिनोजन लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हिपेटोसाइट से लीवर से निकलता है। 39 नंबर, इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट ऑफ द टिश्यू विदाउट बीइंग स्टोर्ड बाय किडनीज द सेल्स वुड, क्या होगा? अगर बहुत सारा पानी टिश्यू से चला जाएगा और उसको किडनी उसको रिस्टोर नहीं करेगी तो क्या होगा कि जब सेल में से बहुत सारा पानी निकल जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो मर जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मिक्चुरिशन से क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कैसा बनेगा, आराम से बनाइए, बहुत मस्त है। चलिए पढ़ लिए, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका काम होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करना किसका काम होता है? मालपिजियन कॉर्पसल, लग तो रहा है ये होना चाहिए क्या? और तो कुछ नहीं है इसमें, मालपिजियन कॉर्पसल। तो ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 ठीक तो है, लग तो रहा है ये दो जगह ए का 4 है। अब इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो लूप ऑफ हेनले कंट्रोल करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बार बार पढ़ा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होगा वो जाएगा 1 के साथ, तो बी का 1, ए का 4, बी का 1, बी आंसर है। बस हो गया, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। मैच करना कर लीजिए। सी में लिखा है 1। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन सी के बाद में दिया हुआ 2, यूरेटर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन ब्लेडर करता है, तो डी का 3, डी का 3। तो इस तरीके से ये आंसर अपना सही है। चलिए 41 नंबर, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, एसिडिक क्यों होता है हमारा यूरिन? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार आ चुका है, और इसमें H2SO4 या HCl टाइप का कोई आंसर नहीं बनेगा। इसका आंसर है HCO3 माइनस। ठीक, अब HCO3 माइनस जब जाता है तो उसके साथ साथ H प्लस जो है चला जाता है, और H प्लस के कारण pH जो है वो नीचे चला जाता है, pH डाउन हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो 41 का बी। ओह, आंसर की दिया है, सॉरी। अगला क्वेश्चन 42, which of the following does not favor the formation of large quantity of dilute urine? dilute urine बनने से रोकने का काम किसका होता है? अल्कोहल जब ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारा लिक्विड बॉडी के अंदर जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट जाएगा, जिससे जो यूरिन है वो डाइल्यूट बनेगा, क्योंकि उस सारे टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमको बहुत सारा पानी यूरिन में मिक्स करना पड़ेगा। कैफीन जब होता है तो कैफीन का भी यही केस है, उसमें भी डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो ये लोग तो फेवर करते हैं। एट्रीनेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो क्या करता है? एटीएफ जो है वो क्या करता है, या एटीपी इसी को बोल देते हैं, कि ये वैसो डायलेशन कराता है, जिससे बहुत सारा फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन से बहुत सारा यूरिन बनता है। रेनिन जो है इसका उल्टा काम करता है, इसलिए 42 का ए आंसर बनेगा।